हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे, बढ़िया होंगे। पढ़ाई अच्छी चल रही होगी आपकी। तो ठीक है, हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे थे और पॉलिटी में एक चैप्टर है विधायन, जिस पे परिचर्चा हो रही है। आज उसका तीसरा दिन है। धीरे धीरे चीज़ों को सीख रहे हैं, है ना? क्योंकि आपको हम ऐसे सिखा रहे हैं ताकि आपको फिर से चीज़ें पढ़ने की आवश्यकता महसूस ना हो। कॉन्सेप्ट के साथ चीज़ें क्लियर करेंगे। कोई ऐसा प्रश्न भी जो आपने नहीं पढ़ा है तो आप थोड़ा सा सोच समझ के भी सही कर सकते हैं, है ना? आराम से समझ समझ के एक एक शब्द को, एक एक बारीकी को, ठीक है? ताकि आपने जो मेहनत की है वो आपके काम आए, है ना? फिर दोबारा से आपको कहीं पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो हम लोग पॉलिटी में क्या पढ़ रहे थे, एक बार देखते हैं। संविधान में क्या पढ़ रहे थे? संविधान में पढ़ रहे थे विधायन। ये एक टॉपिक है, विधायन। इस पर चर्चा कर रहे थे, विधायन। हमने कहा कि इस विधायन में क्या आप सीखोगे, तो बताया था विधायन में सीखोगे आप विधेयक। विधायन में आप विधेयक सीखोगे। अर्थात हमने बात की है, 2 दिन हो गए। विधेयक का तात्पर्य है, दूसरे शब्दों में कहें, विधायन में आप ये सीखोगे कानून कैसे बनता है, कानून बनने की प्रक्रिया। कानून बनने की जो प्रक्रिया है उसे आप जिस चैप्टर में सीखते हो उसे विधायन कहते हैं। अब चूंकि कानून बनने की प्रक्रिया, जब संसद में ये कानून बनता है तो ये प्रक्रिया जब संसद में संचालित होती है तो विधेयक नाम से होती है ना? एक विधेयक आएगा। विधायन का जो मुख्य भूमिका है विधायन चैप्टर में, वो मुख्य भूमिका में विधेयक है। कानून कैसे बनता है? जब विधेयक संसद में आए, है ना? विधेयक संसद में आएगा तो कानून बनेगा। अब ये प्रोसेस हम लोग देख लो एक बार, कल कहां तक बात हो गई थी, एक बार देख लेते हैं। हम लोग क्या सीख रहे हैं? कानून बनने की प्रक्रिया, अर्थात विधायन। और विधायन चैप्टर के अंतर्गत विधेयक। ये विधेयक तो हम पहले से जानते हैं, जब हम संविधान शुरू में पढ़ाया था तो विधेयक के बारे में थोड़ा सा बताया था कि विधेयक क्या है। अब देख लो हम लोग अब तक कहां तक पहुंच चुके हैं। तो देखो, ये संसद है और संसद का एक सदन होता है लोकसभा, और संसद का एक सदन होता है राज्यसभा। लोकसभा संसद का अस्थायी सदन है, राज्यसभा संसद का स्थायी सदन है। ये तो बातें जानते हैं ना आप। कितना पढ़ चुके हैं, एक बार कनेक्ट करते हैं। इस चित्र के माध्यम से हम जुड़ते हैं कि कितना सीख लिया है। तो हम लोगों ने कितना सीखा है पहले समझ लो। हमने सीखा है कि विधायन क्या है, अर्थात विधायन में सीखा है विधेयक। विधेयक में हमने पढ़ा है कि भाई भारत में कानून बनना है तो एक कागज के टुकड़े पर कुछ लिख कर लेकर आइए। कागज का टुकड़ा संसद में आएगा तब कानून बनेगा। ऐसा नहीं कि दूर से ही कह दो कि बनाओ कानून और कानून बन जाए, नहीं। भारत में एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है कानून बनाने की, कि आपको जो कानून बनवाना है उसी बात को कागज पे लिखना पड़ेगा। कागज पे उसी बात को लिखिए। और कहां आओगे आप लिखकर? संसद में। तो कागज पर आप जब लिखे थे उसे संविधान की भाषा में उसे विधेयक कहते हैं। अगली बात सुनिए, हमने क्या पढ़ा था कि विधेयक, अब विधेयक कितने प्रकार का होता है? हमने कहा था कि कोई व्यक्ति, भाई टाइप्स होंगे ना, हर चीज दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उनके प्रकार हैं। और हमने कहा जिसके प्रकार नहीं है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बताया था। तो ऑलमोस्टली सबके प्रकार होते हैं। अब विधेयक के भी प्रकार हैं, तो वहां पे हमने पढ़ा था कि विधेयक 2 प्रकार का होता है सामान्यता। एक पेश किए जाने के आधार पर, एक विषय वस्तु के आधार पर। हम लोग पेश किए जाने के आधार पर विधेयक पढ़ रहे हैं। पेश किए जाने के आधार पर विधेयक भी 2 प्रकार का होता है। पेश किए जाने के आधार पर भी 2 प्रकार का। पेश किए जाने का मतलब है विधेयक को कौन कौन संसद में ला सकता है, विधेयक को कौन कौन कानून बनवा सकता है।
क्या सभी लोग कानून बनवा लेंगे या कोई चुनिंदा लोग हैं, कोई सिलेक्टेड लोग हैं? तो हमने कहा था संविधान के अनुसार 2 लोग हैं जो विधेयक को लाते हैं कानून बनाने के लिए। तो पेश कर किए जाने के आधार पर, अर्थात लाने के आधार पे, संसद में कौन लाएगा, पेश करना कहलाता है। तो पेश किए जाने के आधार पर विधेयक 2 प्रकार का होता है, एक सरकारी विधेयक, एक गैर सरकारी। अर्थात जब सरकार के व्यक्ति कानून बनाने के लिए संसद में आए तो विधेयक सरकारी विधेयक कहलाता है। सरकारी व्यक्ति को छोड़कर और जो दूसरे लोग विधेयक बनाने आए, दूसरे लोग विधेयक को संसद में लेकर आए, कानून बनाने आए, तो उसे गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। बताया था जब सरकार कानून बनाए तो सरकारी विधेयक, जब सरकार को छोड़कर कोई और कानून बनाए तो गैर सरकारी विधेयक। अब हम लोगों ने क्या क्या सीखा कि सामान्यता, चित्र के माध्यम से समझिए, 2 दिन में क्या क्या सीखा कि सामान्यता विधेयक, सरकारी विधेयक ही संसद में आते हैं, या तो ये लोकसभा में आएंगे या ये राज्यसभा में। सामान्यता सरकारी विधेयक ही आते हैं, गैर सरकारी नहीं। क्यों? क्योंकि गैर सरकारी विधेयक के पारित होने की जो संभावना है वो क्षीण होती है। गैर सरकारी विधेयक पारित हो जाएं ऐसी संभावना कम है, क्योंकि बताओ गैर सरकारी का मतलब है जो सरकार में ना हो, और जो सरकार में नहीं है उन लोगों की संख्या लोकसभा राज्यसभा में कम होगी। लोकसभा राज्यसभा में सदस्य किसके बैठे होंगे? सरकारी लोगों के, अर्थात जिस पार्टी की सरकार है उसी के सदस्य यहां होंगे लोकसभा राज्यसभा, मैक्सिमम सदस्य, अधिकतर। तो जिसके ज्यादा सदस्य हैं उसी की बात तो मानी जाएगी। कुछ भी आप लेके आइए, ज्यादा सदस्य हाथ खड़ा कर देंगे और ज्यादा लोग, जिधर बहुमत, उसी की बात मानी जाती है। तो जिधर ज्यादा लोग हाथ खड़ा कर देंगे उसी की बात मान ली जाएगी और ठीक है, कानून बन गया। तो सामान्यता इसीलिए सरकार के लोग ज्यादा होते हैं लोकसभा राज्यसभा में, इसलिए सरकार ही विधेयक सामान्यता लाती है, गैर सरकारी विधेयक आते ही नहीं है। तो सामान्यता सरकारी विधेयक संसद में आते हैं, लोकसभा में चाहे तो राज्यसभा में। कैसे विधेयक सामान्यता आते हैं? सरकारी। हमने आपको बताया कि यदि विधेयक लोकसभा में आया तो लोकसभा में 3 वाचन होंगे, अर्थात विधेयक पारित होने से पहले 3 बार पढ़ा जाएगा, जिसे प्रथम वाचन कहेंगे, दूसरी बार पढ़ा जाएगा जिसे द्वितीय वाचन कहेंगे, और तीसरी बार पढ़ा जाएगा उसे तृतीय वाचन। तृतीय वाचन, ठीक है। तो विधेयक आ गया ना, आया यहां गया। अब विधेयक पारित नहीं होगा, पारित होने से पहले उस सदन में, जिस सदन में विधेयक पेश हुआ है उस सदन में 3 बार पढ़ा जाएगा। मान लो कोई विधेयक आया है, यदि लोकसभा में आया तो 3 बार पढ़ा जाएगा। 3 बार जब पढ़ गया विधेयक, 3 बार पढ़ने के बाद क्या होगा? अब विधेयक पारित माना जाएगा। जैसे ही प्रथम सदन, अर्थात जिस सदन में पहले आया, लोकसभा में आया तो लोकसभा में पारित हो गया, 3 बार पढ़ा, इस पढ़ने की प्रक्रिया को कहते हैं कि विधेयक पारित हुआ। अब पारित होगा, यहां पारित होने के बाद विधेयक अग्रेसित किया जाएगा द्वितीय सदन को, अर्थात अगर लोकसभा में आया है तो इस समय द्वितीय सदन राज्यसभा होगी, राज्यसभा में विधेयक जाएगा। यहां भी पारित होने से पहले 3 वाचन होंगे, अर्थात विधेयक 3 बार पढ़ा जाएगा। प्रथम बार प्रथम वाचन कहलाएगा, द्वितीय बार पढ़ा जाएगा द्वितीय वाचन, तृतीय बार पढ़ा जाएगा तो तृतीय वाचन। 3 वाचन होंगे, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन। लोकसभा में भी 3 वाचन, प्रथम, द्वितीय और वाचन होने के बाद जब कंप्लीट वाचन हो जाएं तब माना जाता है कि विधेयक पारित हो गया है, अर्थात लोगों ने हां बोल दी है। आज क्या सीखने वाले हैं कि सर जी जब पहली बार विधेयक पढ़ा जाएगा तो कैसे पढ़ेंगे? पहली बार ये पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, पढ़ के कैसे पढ़ते हैं और क्या क्या होता है? दूसरी बार विधेयक पढ़ते हैं तो क्या क्या होता है? तीसरी बार पढ़ते हैं तो क्या क्या होता है? किसी एक सदन के 3 वाचन पढ़ लो, वही सेम द्वितीय सदन में होता है।
जिस तरह वाचन प्रथम सदन में वैसे ही वाचन द्वितीय सदन में। तो किसी एक सदन के आपने तीनों वाचन पढ़ लिए तो समझ लेना कि दोनों के सेम वाचन है, वो द्वितीय सदन का भी पढ़ लिया। राज्यसभा के तीनों पढ़ लो तो लोकसभा के पढ़ जाएंगे, लोकसभा के पढ़ लो तो राज्यसभा के अपने आप, क्योंकि ये दोनों वाचन सेम है। जिस प्रकार लोकसभा में प्रथम वाचन होता है वैसे ही राज्यसभा में प्रथम वाचन होता है। जिस प्रकार लोकसभा में द्वितीय वाचन उसी प्रकार राज्यसभा में द्वितीय वाचन, जिस प्रकार लोकसभा में तृतीय वाचन उसी प्रकार राज्यसभा में तृतीय वाचन। पढ़ने की प्रक्रिया दोनों सदनों में समान है, इसलिए बस प्रथम वाचन द्वितीय और तृतीय वाचन सीख लो। अब ये मत प्रश्न करना कि सर जी ये वाचन लोकसभा के हैं कि राज्यसभा के। दोनों सदनों के वाचन समान हैं, इसलिए आप ये मत कहो कि लोकसभा के हैं कि राज्यसभा के, दोनों सदनों के वाचन हैं। ठीक है, दोनों सदनों में वाचन एक तरीके से किया जाता है, विधेयक को समान तरीके से पढ़ा जाता है। इसलिए अब हम पढ़ लें प्रथम द्वितीय और तृतीय वाचन, अर्थात विधेयक पढ़ा कैसे जाता है, पहली बार विधेयक कैसे, द्वितीय बार कैसे पढ़ा जाएगा, तृतीय बार कैसे। ठीक है, तो वाचन पढ़ते हैं। भले ही प्रश्न ना बने, कभी बन जाए तब क्या करेंगे, तो देख लो प्रथम द्वितीय तृतीय वाचन। हम इसको मिटा दें, ठीक है, हम इसको मिटा दे रहे। तो अब हम वाचन सीख लें, क्योंकि किसी भी सदन में अगर विधेयक पारित करवाना है तो 3 बार पढ़ना पड़ता है। किसी भी सदन में यदि पारित करवाना है तो 3 वाचन जरूरी हैं। इधर चित्र बना दें ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये संसद थी, ये लोकसभा है और ये राज्यसभा है। वही चित्र इधर बना दें और चित्र आप देखते रहना, तब तक हम लोग वाचन उधर पढ़ते हैं। ठीक है, तो किसी भी सदन में पारित होने के लिए कितने वाचन, प्रथम वाचन अर्थात पहला वाचन, दूसरी बार पढ़ा जाएगा द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। एक बार लिख दे रहे, ये तीनों वाचन होंगे तो माना जाएगा विधेयक पारित है उस सदन में। सेम प्रक्रिया यहां वाचन होने के बाद द्वितीय सदन में भी वही होगा, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। ये 3 बार जब सदन में पढ़ जाएगा तब कहा जाएगा कि पारित हो गया है। तीनों प्रक्रियाएं से गुजरे। ठीक है, क्या था, विधेयक। विधेयक चित्र हमने बना दिया है, चाहे लोकसभा चाहे। आपके दिमाग में मैप चलना चाहिए ये कि हम पढ़ के आ रहे हैं, है ना, एक चित्र एक मैप बनना चाहिए, तो चीजें बेहतर तरीके से समझ आती हैं। तो अब हम वाचन पढ़ लें कि प्रथम वाचन क्या होता है, द्वितीय वाचन क्या है, प्रथम बार कैसे पढ़ा जाएगा। विधेयक जब सदन में जाएगा, मान लो विधेयक लोकसभा में पहले गया तो सर जी पहली बार पढ़ा जाएगा। हाँ, तो पहली बार पढ़ा जाएगा तो कैसे पढ़ा जाएगा। क्या एग्जामिनर ये भी पूछ लेता है कि विधेयक पहली बार कैसे पढ़ा गया था। हाँ, कभी कभी पूछ लेता है कि प्रथम वाचन जब किसी भी सदन में विधेयक पहली बार पढ़ा जाता है तो क्या क्या होता है, उसमें कैसे पढ़ा जाएगा। भाई आंख बंद करके पढ़ा जाएगा या लेट के बैठ के, कैसे, है ना, एग्जामिनर पूछेगा तो कैसे पढ़ा जाता है जानिए। प्रथम वाचन में कैसे, पहली बार विधेयक कैसे पढ़ा जाता है सदन में। तो देखिए परिभाषा सुनिए पहले। प्रथम वाचन के अंतर्गत विधेयक का प्रभारी व्यक्ति, ध्यान से सुनिए, प्रथम वाचन में पहली बार विधेयक जब पढ़ा जाता है तो क्या क्या होता है। विधेयक का प्रभारी व्यक्ति, विधेयक का प्रभारी व्यक्ति संसद के सदन जिसमें वह विधेयक आता है ना, संसद के सदन जिसमें वह विधेयक आएगा, संसद के सदन जिसमें वह विधेयक आएगा, उसके अध्यक्ष से विधेयक को सदन में पेश करने की अनुमति लेता है। विधेयक को सदन में पेश करने की अनुमति लेता है। यदि अनुमति मिल जाती है तो फिर क्या होगा, प्रथम वाचन में ही जैसे ही अनुमति मिली तो उस सदन का अध्यक्ष क्या करेगा,
उस विधेयक के उद्देश्य, व्यय और कारण के बारे में बहस करेगा। उद्देश्य, व्यय और कारण पर चर्चा करेगा। देखिए, प्रथम बार जब पढ़ा जाएगा तो इतनी बातें होंगी, क्या क्या होंगी जान लो। पहली बार जब विधेयक पढ़ा जाएगा तो विधेयक पढ़ने से पहले क्या क्या होगा। विधेयक का प्रभावी सदस्य संसद के सदन के अध्यक्ष से, संसद के 2 सदन हैं, विधेयक का प्रभारी सदस्य कौन है, अर्थात विधेयक लाने वाला। जो विधेयक सदन में लाया है वो विधेयक का प्रभारी सदस्य है। जैसे मान लो सरकार, अगर सरकार का कोई व्यक्ति है, मान लो सरकार का कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति है वी, या सरकार का कोई व्यक्ति राम है, तो सरकार का कोई व्यक्ति है राम, और राम विधेयक लाया है संसद के किसी सदन में। भाई संसद के सदन में विधेयक आएगा ना, तो राम किसी सदन में विधेयक लाया है तो राम क्या हुआ, विधेयक का प्रभारी सदस्य। विधेयक को सदन में लाने वाला व्यक्ति प्रभारी कहलाता है, विधेयक का प्रभारी। जो विधेयक को सदन में लाए, जो सदन के पटल, संसद के पटल पर जो विधेयक को रखे, वो विधेयक का प्रभारी सदस्य है। और क्या करेगा प्रभावी सदस्य, क्या करेगा, जो प्रभारी सदस्य है वो क्या करेगा, वो सदन के अध्यक्ष से अनुमति लेगा। मान लो एक व्यक्ति राम है, राम विधेयक का प्रभारी सदस्य है, अर्थात विधेयक को लाने वाला व्यक्ति है। अब राम क्या करेगा, संसद के किसी भी सदन, चाहे तो लोकसभा में ला सकता है, चाहे तो राज्यसभा में, तो उस सदन के अध्यक्ष से अनुमति लेगा। यदि लोकसभा में लाया तो लोकसभा के अध्यक्ष से अनुमति लेगा। यदि लोकसभा में लाया तो लोकसभा के अध्यक्ष से अनुमति लेगा। यदि राज्यसभा में विधेयक लाया तो राज्यसभा के अध्यक्ष से। अब आप कहोगे सर जी राज्यसभा का तो सभापति होता है ना, आपने तो पढ़ाया राज्यसभा का सभापति, लोकसभा का अध्यक्ष। यहां दोनों सदनों का अध्यक्ष यूज कर लिया। हाँ, सामान्यता हम क्या करते हैं, किसी भी ग्रुप, किसी भी समूह, किसी भी सदन के मुखिया को अध्यक्ष सामान्यता कह देते हैं, इसलिए यहां परिभाषा में दोनों के लिए अध्यक्ष शब्द यूज किया गया है। लोकसभा के लिए भी अध्यक्ष और राज्यसभा के लिए अध्यक्ष। कभी बारीकी से कोई पूछे, हाँ तब अंतर होता है। लोकसभा के प्रमुख व्यक्ति को अध्यक्ष कहते हैं, राज्यसभा के प्रमुख व्यक्ति को सभापति कहते हैं। लेकिन यहां जो डेफिनेशन में अध्यक्ष शब्द यूज किया गया, तो भ्रम में मत रहना, सिर्फ लोकसभा के लिए नहीं है, दोनों सदनों के लिए अध्यक्ष शब्द यूज है। ठीक है, तो विधेयक का प्रभारी सदस्य सदन के अध्यक्ष से अनुमति लेता है। राम लाएगा लोकसभा में, मान लो पहले राम लोकसभा में आया विधेयक लेकर, तो विधेयक लोकसभा के अध्यक्ष से अनुमति लेगा, कहेगा भैया हम विधेयक लोकसभा में पेश कर दें, सदन के अध्यक्ष से अनुमति लेगा। मान लो राम यहां नहीं लेके आया, मान लो राम पहले राज्यसभा में गया, तो राज्यसभा के अध्यक्ष से, जिसे हम राज्यसभा को सभापति नाम से जानते हैं, राज्यसभा के सभापति से अनुमति लेगा। यहां सभापति को अध्यक्ष नाम से ही संबोधित किया गया है, कंफ्यूज नहीं होना। तो राज्यसभा के अध्यक्ष से भी अनुमति लेगा, कहेगा भैया हम राज्यसभा में पेश करना चाहते हैं, हम लोकसभा में विधेयक नहीं, मेरी मर्जी, इच्छा यह कि हम पहले राज्यसभा में पेश करेंगे। तो राज्यसभा के उस मुखिया से, उस अध्यक्ष से अनुमति तो लेनी पड़ेगी ना। किसी के घर में आप जा रहे हो तो पूछ के जाया करो, है ना। आपको एक अच्छी बात बताते हैं, कभी कहीं रिश्तेदारी में जाओ, किसी से मिलने जाओ, किसी दोस्त के घर जाओ, तो बता के जाओ कि हम आज आपके यहाँ आ रहे हैं, फोन कर दो पहले से, है ना। बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बताओ क्या पता उसके घर पे व्यवस्था ही ना हो, है ना। आप कहीं किसी ऐसे जगह जा रहे हैं नई रिश्तेदारी में, और उसके घर पे नहीं है, होता है ना, कभी कभी हो नहीं पाता है, तो उसे फिर शर्मिंदगी महसूस होगी जब आप पहुंच जाओगे। तो इसलिए बता के जाया जाता है ना। ये बहुत अच्छी बात है, ये नैतिकता की बातें हैं, ये नैतिक मूल्यों को जानते रहिए, नैतिकता की बातें जानते रहिए आप। तो आप भाई किसी के घर में जा रहे हो, संसद के घर में जा रहे हो, संसद के किसी सदन में जा रहे हो, तो अनुमति तो लेनी पड़ेगी ना, ऐसे थोड़ी नहीं घुस जाओगे, है ना। साइलेंट और चुपके से कौन घुसता है, चोर। अच्छे लोग तो अनुमति लेके जाते हैं, पढ़े लिखे सभ्य समाज के लोग।
तो आपको अनुमति लेनी है। देखो संविधान हमें क्या क्या सिखाता है, ठीक है। कहीं भी जाइए तो अनुमति लेके जाइए, कहीं भी आइए। क्लास में पढ़ते थे ना बचपन में, कॉलेज में, तो अनुमति लेते थे। आपको जाना है कहीं बाहर, है ना, पानी पीने जाते थे तो छुट्टी मांग के, सर जी पानी पीने जाना है। और अंदर रूम में आते थे तो मे आई कम इन सर, अनुमति लेके अंदर सिखाया जाता था ना, क्योंकि ये नैतिक बातें हैं। ये एक इंसान, एक समाज में, और भारतीय समाज के लोगों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी संस्कृति ही ऐसी है, ठीक है। तो जो विधेयक का प्रभारी सदस्य है राम, वो किसी भी सदन में विधेयक को रख सकता है, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में। हाँ, शर्त यह है कि उस सदन के अध्यक्ष से अनुमति लेगा। विधेयक का प्रभावी सदस्य उस सदन के अध्यक्ष से अनुमति लेगा, कहेगा विधेयक आपके सदन में आया है, क्या हम विधेयक को ले आए हैं, अब आप स्वीकार करो। तो अनुमति कह देगा हाँ ठीक है ले आओ। अब लेके तो वहीं गया है, वहीं खड़ा है, लेके कहीं वापस तो जाना नहीं, साथ में ही लेके गया है। हाँ कर देंगे तो वहीं एंट्री, और अगर मना कर देंगे तो वापस लौट आएंगे। जैसे ही अनुमति दी, अनुमति दे देगा कि भैया एक बात सुनो, हम आपको विधेयक लाने तो दें राज्यसभा में। अगर ये व्यक्ति राज्यसभा में गया तो राज्यसभा कह देगी हम विधेयक लाने देंगे, ठीक है, लेकिन शर्त है। या फिर लोकसभा में ये गया तो लोकसभा कह देगी हम विधेयक को आने देंगे, अनुमति है आपको, हमने आपको अनुमति दे दी है, आप आ जाओ विधेयक लेकर, लेकिन शर्त है। बोले क्या शर्त है? शर्त ये है आप जो विधेयक लेकर आओगे हम पूछेंगे। बोले क्या पूछोगे? हम ये पूछेंगे कि आपके विधेयक का उद्देश्य क्या है, विधेयक का पर्पज क्या है। भाई ये जो विधेयक है, जो विधेयक तुम कानून बनाना चाहते हो, तो भाई विधेयक को कानून बनाने का कोई उद्देश्य होगा। भाई ये विधेयक गया है तो इस विधेयक में कुछ लिखा होगा। क्या लिखा होगा? मान लो इस विधेयक का कोई उद्देश्य होगा ना, तुमने ऐसा कुछ लिखा होगा कि भारत में भाई 5 मेडिकल कॉलेज बनवाओ। मेडिकल कॉलेज नहीं है क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, डॉक्टरों का अभाव है, तो भैया मेडिकल कॉलेज बनवाओ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पढ़ाओ, एमबीबीएस लोग निकल के आए, ताकि भारत में कोरोना जैसी महामारी फिर से अगर कभी दुनिया देखे, सामना करे, तो भारत के पास डॉक्टर्स हों, है ना। तो मेडिकल कॉलेज की जरूरत है क्योंकि यहाँ पे चिकित्सक निकलते हैं ना, पढ़े लिखे लोग। और जो कैसे पढ़े लिखे लोग? जो भारत को डॉक्टर जिन्हें कहते हैं ना, सरल सी भाषा में समझो, मेडिकल कॉलेज से कौन निकलता है? डॉक्टर्स। तो डॉक्टर्स का अभाव चल रहा है, तो इस समय मान लो कोई विधेयक जाए कि भारत में कॉलेज बढ़ाओ, मेडिकल कॉलेज, यहाँ पे बच्चे पढ़ेंगे भारत के और डॉक्टर बनेंगे। मेडिकल कॉलेज नहीं है, कम मेडिकल कॉलेज होने की वजह से क्या है, सीटें कम हो पाती हैं, एक तो फीस ज्यादा भी है इनकी, है ना। तो कोशिश करे सरकार विधेयक में कि 5 मेडिकल कॉलेज भारत में बनेंगे। अब ये मेडिकल कॉलेज वाला विधेयक राम लेके गया लोकसभा में या राज्यसभा में। मान लो लोकसभा में लेके गया, तो लोकसभा में कहा कि ये विधेयक हम आपको लोकसभा में अनुमति है, ले आइए, लेकिन इसका उद्देश्य बताइए, क्यों लेकर आए। तो राम क्या कहेगा कि भैया इस विधेयक का उद्देश्य ये है कि हम 5 मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। क्या उद्देश्य है इस विधेयक का? 5 मेडिकल कॉलेज। ध्यान ये रहे, जरूरी नहीं है कि हर विधेयक का उद्देश्य एक ही हो। यहां तो उदाहरण बता दिया है कि इस विधेयक में 5 मेडिकल कॉलेज हैं, क्या पता यहां पुल की बात हो, है ना। कितने विधेयक, कुछ भी हो सकता है ना। अभी किसानों के कानून से संबंधित विधेयक आया था जो पारित हुआ, नागरिकता संशोधन का विधेयक था, हम किसे नागरिक माने किसे ना माने, ऐसा विधेयक आया था। तो उसका उद्देश्य क्या था कि किसे नागरिक माने किसे ना माने। एक विधेयक किसानों से संबंधित आया था, तो क्या था उसका उद्देश्य? किसानों से संबंधित विधेयक, अर्थात किसानों की आय को निर्धारित कर रहा था, किसानों की फसल से संबंधित आय को निर्धारित करना उस विधेयक का उद्देश्य था। अर्थात ये राम जो विधेयक लेकर आया है, मेरे अनुसार, इस उदाहरण के अनुसार, राम का विधेयक का उद्देश्य क्या है कि ये 5 मेडिकल कॉलेज खुलवाएगा, है ना। तो सदन के अध्यक्ष ने अनुमति दे दी है, तो सदन में क्या होगा, वो कहेगा भैया हमने अनुमति दे दी है, 3 बातें बताओ, इस विधेयक का उद्देश्य क्या है। राम कहेगा उद्देश्य ये है कि हमें 5 मेडिकल कॉलेज बनवाने हैं। तो लोकसभा में, अर्थात उसने उद्देश्य जान लिया, उसने कहा ठीक है हमने उद्देश्य जान लिया है। वो कहेगा जरा हमें इसका खर्चा बताओ,
लगभग खर्चा कितना आएगा भाई? तुम ये लिख कर लेकर आए हो ना 5 मेडिकल कॉलेज होंगे, तो इतना भी बता दो कितना खर्चा आएगा, तो वो खर्चा भी लिख के ले जाएंगे। मान लो मतलब करीबी ऑलमोस्ट लगभग खर्चा लिखा जाता है। अब कौन बता पाएगा पहले से कि 5 मेडिकल कॉलेज में कितना खर्चा आएगा? लगभग लगभग में आंकड़े होते हैं। तो मान लो लगभग लिख दिया कि 5 मेडिकल कॉलेज 10 करोड़ रुपए में बनेंगे, है ना? तो वो कहेगा अच्छा भैया खर्चा इसका 10 करोड़ रुपए है, 10 करोड़, 10 करोड़ रुपए। वो कहेगा ठीक है, तुमने उद्देश्य बता दिया, उद्देश्य 5 मेडिकल कॉलेज है, तुमने मुझे व्यय बता दिया, खर्चा 5 करोड़ आएगा या 10 करोड़ आएगा। अब कारण बताओ, क्या कारण है? ये 5 मेडिकल कॉलेज क्यों बनवा रहे हो भाई? क्या कारण है? देखो अब आप कहोगे कि सर जी ये जो सदन का अध्यक्ष है का पगला तो नहीं गया है, ये मूर्ख तो नहीं है भाई? मेडिकल कॉलेज बनेंगे तो इसमें डॉक्टर्स होंगे, इसको तो पहले से ये बात पता होनी चाहिए, ये मुझे कारण क्यों पूछ रहा है? ये अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है, पता तो इसे सब है, पर इसे ड्यूटी दी गई है कि तुम ये बातें पूछोगे। पता तो इसे ये भी है, विधेयक पढ़ेगा तो जान लेगा, उद्देश्य भी पता है इसको कि 5 मेडिकल कॉलेज, लेकिन फिर भी पूछता है क्योंकि संविधान ने कहा है तुम पूछोगे 3 बातें, तो पूछनी पड़ेगी। कारण क्या है? ये 5 मेडिकल अर्थात ये विधेयक क्यों आया? तो वो कहेगा कि 5 मेडिकल कॉलेज हैं इसमें, अर्थात भारत में डॉक्टर्स की कमी है ना? हम चाहते हैं कि डॉक्टर्स भारत में ज्यादा बने, क्योंकि कोरोना के दौरान डॉक्टर्स का अभाव था, समस्या थी भारत में। ये कारण है कि डॉक्टर्स का अभाव है, ये कारण है, एक वजह है, एक रीजन है, इसलिए हम इसको लेकर आ रहे। और उद्देश्य क्या है? 5 मेडिकल कॉलेज। समझ आया? तो कारण, उद्देश्य या व्यय विधेयक के नहीं पूछे जाते, बस आपको यह पता रखना है कि प्रथम वाचन में क्या क्या होता है। पहली बार विधेयक जब सदन में पढ़ा जाता है तो पहली बार क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं, पहली बार क्या क्या होता है, पता चल गया। प्रथम वाचन में विधेयक का प्रभारी सदस्य संसद के सदन से संसद का जो सदन है उसके अध्यक्ष से अनुमति लेता है, अनुमति लेगा कि भैया हम विधेयक ले आए, पेश करने की अनुमति लेगा। वो जब हां बोल देगा तो वह क्या करेगा? उस सदन का अध्यक्ष, चाहे लोकसभा या राज्यसभा का, वह एक बात पूछेगा, कहेगा कि हमें उद्देश्य व्यय और कारण बताइए, उस विधेयक का उद्देश्य क्या है, उस विधेयक पर खर्च कितना आया है, उस विधेयक को लाने का कारण क्या है, तीनों बातें बता दो। फिर हम दूसरी बार अर्थात विधेयक को फिर दोबारा हम पढ़ेंगे। ठीक है? तो प्रथम वाचन में इतनी बातें होंगी, प्रथम वाचन में अगर ये बातें बता दी तो द्वितीय वाचन होता है, अर्थात विधेयक फिर दोबारा से अच्छे से पढ़ा जाएगा। समझे बात? इसलिए कानून बनने में भारत में समय लगता है। बताओ, पहली बार पढ़ने में सिर्फ इतना काम है, पढ़ा नहीं गया है विधेयक, कहां पढ़ा गया है, बस औपचारिकताएं निभाई गई हैं और इस प्रक्रिया को प्रथम वाचन में जोड़ दिया गया, कह दिया भैया पहली बार पढ़ लिया, जबकि रियल में देखो कहां पढ़ा गया, नहीं पढ़ा गया ना। अब प्रश्न कैसे बनेगा? कहेगा कि विधेयक का प्रभारी व्यक्ति, विधेयक का प्रभारी सदस्य सदन के अध्यक्ष से अनुमति लेता है। यह प्रक्रिया किस वाचन में है? प्रथम वाचन में। अगला प्रश्न पूछा जाएगा कि विधेयक पर उद्देश्य, कारण और खर्च किस वाचन में मांगा जाता है? विधेयक पर उद्देश्य, व्यय और कारण किस वाचन में ये प्रक्रियाएं होती हैं? तो प्रथम वाचन में। पॉइंट इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो ये प्रक्रियाएं प्रथम वाचन में होती हैं। क्लियर है बातें? ओके, अब आगे बढ़ते हैं, जल्दी से नोट कर लो। विधेयक ऐसे पारित नहीं होगा। इतनी बातें सब बता दी हैं, अब क्या करेगा उस सदन का अध्यक्ष? किस सदन का? यदि ये लोकसभा में गया हो, पता नहीं ये लोकसभा में गया है कि राज्यसभा में, किसी भी सदन में जा सकता है। तो यदि लोकसभा में गया है तो प्रथम वाचन के बाद द्वितीय वाचन होगा, राज्यसभा में गया है तब भी होगा। तो अब होगा द्वितीय वाचन। बोले अब ठीक है, आपने
प्रथम वाचन कंप्लीट कर लिया है, आपने हमें कारण भी, आपने अनुमति ले ली है, आपने हमें उद्देश्य बता दिया है, विधेयक पर खर्च बता दिया है, विधेयक का कारण बता दिया है, प्रथम वाचन कंप्लीट। आओ द्वितीय वाचन करते हैं, द्वितीय वाचन की प्रक्रियाओं को निभाते हैं। तो उस सदन में द्वितीय वाचन होगा। द्वितीय वाचन सुनिए, प्रश्न पूछेंगे, सुनते रहना। तीनों वाचन से एक साथ प्रश्न पूछेंगे, कहीं गड़बड़ की तो पिटोगे। द्वितीय वाचन में क्या होगा, अब क्या है, विधेयक सदन में आ गया, विधेयक आ गया, अनुमति ले ली, विधेयक पर खर्च पूछा जा चुका है, कारण पूछा जा चुका है, उद्देश्य पूछा जा चुका है, प्रथम वाचन कंप्लीट। अब क्या होगा, विधेयक यहीं रखा है, अब दूसरा काम होगा द्वितीय वाचन। क्या होगा सर जी, दूसरी प्रक्रिया में दूसरा बार विधेयक पढ़ा जाएगा तो क्या होगा, दूसरी बार जब पढ़ा जाएगा तो दूसरी बार की प्रक्रिया की शुरुआत होगी, विधेयक पर व्यापक रूप से बहस होगी, विधेयक पर व्यापक रूप से बहस होगी, बड़े पैमाने पर बहस होगी। यदि सदन के पास टाइम नहीं है, यदि सदन के पास, सदन है ना, लोकसभा राज्यसभा, यदि सदन के पास समय का अभाव है तो सदन एक समिति का गठन करेगी, सदन एक समिति का गठन करेगी जिसे प्रवर समिति कहेंगे, प्रवर समिति या फिर संयुक्त प्रवर समिति भी कहा जा सकता है, संयुक्त प्रवर समिति, संयुक्त प्रवर समिति। इतना काम होगा। सुनिए बात, द्वितीय वाचन में क्या होगा, द्वितीय वाचन में विधेयक पर बहस होगी। दूसरी बार विधेयक पढ़ा जाएगा तो बहस होगी, अर्थात क्या बहस होगी, डिबेट होगी। क्या डिबेट होगी, द्वितीय वाचन में, है ना, लोकसभा में पक्ष विपक्ष होंगे, सरकार के व्यक्ति भी होंगे, गैर सरकारी भी व्यक्ति होंगे, विरोधी होंगे, विपक्ष वाले भी होंगे, विरोधी भी होंगे। तो बहस क्या होगी, मान लो उस विधेयक पर लिखा है 5 मेडिकल कॉलेज भारत में बनाने हैं, तो यहां बहस होगी। कोई कहेगा 5 नहीं बनने चाहिए, और ज्यादा बनाओ, और बजट लेकर आओ, भारत में मेडिकल स्कूल की 15 की जरूरत है, कुछ भी कह सकते हैं नेता। तो बहस होनी है। आपने टीवी चैनल्स देखे होंगे तो अध्यक्ष कहते रहते शांत रहिए महोदय, सदस्य शांत रहिए, लेकिन वो चिल्लाते रहते हैं, तालियां पीटते हैं। तो वो क्या होता है, वाचन हो रहा होता है, उस समय बहस हो रही होती है, द्वितीय वाचन हो रहा होता है। तो बहस होगी विधेयक पर, अर्थात अगर इसमें 5 मेडिकल कॉलेज की बात की गई है तो उन पे बहस होगी, यहां पे किसी पुल की बात की गई तो उस पे बहस होगी, यहां पे भारत में सड़क बनाने की बात की गई तो उस पे बहस होगी। बहस होगी कि 5 मेडिकल कॉलेज 10 करोड़ रुपए, 5 मेडिकल कॉलेज तुम 5 लाख में तैयार करो। ये भारतीय नेता हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, है ना। ये 5 मेडिकल कॉलेज को 5 लाख में बनाने की बात करेंगे, या फिर इन्हें रुपया खाना होगा ना खुद, क्योंकि ये भ्रष्टाचार से ग्रसित हैं, ये उस जोन से बाहर नहीं आ पा रहे, तो कहेंगे भैया 5 मेडिकल कॉलेज 50 करोड़ में बनेंगे, और बनने हैं 10 करोड़ में, 40 अपनी जेब में रख लिए। तो ऐसी बहस होगी, विधेयक पर बहस होती है द्वितीय वाचन में। और क्या होता है, मान लो यदि विधेयक पर बहस करने का समय नहीं है, मान लो विधेयक पर बहस होनी है और सदन के पास समय नहीं है, क्योंकि बहस में टाइम लगता है, 1 महीना भी लग सकता है, क्या पता 10 दिन में बहस खत्म हो जाए, है ना। यहां बहस लंबी चलती है, 10-10, 20-20 दिन, 1-1 महीने लगते हैं। तो मान लो इस बहस पर समय लग रहा है और विधेयक ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, भारत सरकार को लगा कि विधेयक इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि बहस 1 महीने की जाए, और उस पर बहस 1 महीने होगी तो क्या करेगी, संसद का समय बर्बाद ना हो, इसलिए संसद के समय को बचाने के लिए बहस यहां नहीं होगी। बोले बहस मत करो, एक समिति का गठन किया जाएगा और समिति का नाम होगा प्रवर समिति, ठीक है।
विधेयक पर बहस ना हो, इसलिए एक समिति बनती है जिसका नाम है प्रवर समिति। इसका नाम प्रवर समिति तब होता है जब इसका गठन एकल सदन द्वारा हो। एकल सदन, जब एकल सदन द्वारा समिति का गठन होता है तो प्रवर समिति। एकल सदन मतलब यदि समिति का गठन सिर्फ लोकसभा करे, तो लोकसभा एकल सदन है ना, इकलौता सदन है। तो लोकसभा यदि अकेले कहे कि भाई प्रवर समिति बनाओ, एक समिति बनाओ, हमारे पास समय नहीं है, तो सिर्फ एक सदन ने कहा, लोकसभा ने कहा, तो एकल सदन है। अर्थात जब एकल सदन ने ये बात बोली और उसकी बात पर जब कोई समिति बनाई गई तो उसे प्रवर समिति कहेंगे। जब ये बात दोनों सदन कह दें, लोकसभा भी कह दे, राज्यसभा भी कह दे, भाई हमारे पास समय नहीं है, एक समिति बनाओ, जब दोनों सदन कह दें एक साथ एक समिति बनाओ, हमारे पास समय नहीं है, और विधेयक को उस समिति को दे दो, तो दोनों सदन की सहमति से जब समिति बनती है तो उसे संयुक्त प्रवर समिति कहते हैं। द्विसदनात्मक समिति होती है। द्विसदनात्मक समिति लिख लो यहां, द्विसदनात्मक समिति, ठीक है। द्विसदनात्मक समिति, एकल सदन द्वारा जो समिति बनती है प्रवर समिति, दोनों सदन द्वारा बनती है द्विसदनात्मक प्रवृत्ति, तो इसे संयुक्त प्रवर समिति कहते हैं। अब प्रश्न कैसे पूछेगा, ध्यान से सुनो, कॉन्सेप्ट सीख लिया। प्रश्न पूछा जाए कि विधेयक पर बहस होती है किस वाचन में, नकल नहीं करना, विधेयक पर बहस किस वाचन में होती है, तो तीन ही वाचन होते हैं, तो विधेयक पर बहस किस वाचन में होती है, द्वितीय वाचन में। अगला प्रश्न पूछा जाएगा कि यदि सदन के पास विधेयक पर बहस करने का समय नहीं है तो सदन क्या करता है, तो आप कहना एक समिति का गठन करता है। फिर प्रश्न पूछा जाए कि यदि संसद के सदन ने प्रवर समिति का गठन किया तो क्या समझा जाएगा, तो आपको कहना है यदि संसद के सदन ने प्रवर समिति का गठन किया तो हम ये समझेंगे कि एकल सदन द्वारा उस समिति का गठन हुआ है, अर्थात सिर्फ एक सदन की सहमति से वह समिति बनी है। हम पूछें यदि संसद के सदनों ने संयुक्त प्रवर समिति बनाई है तो इसका मतलब क्या है, तो आपको कहना है कि दोनों सदनों की सहमति से वो समिति बनी है, इसलिए उसका नाम संयुक्त प्रवर समिति है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, प्रवर समिति और संयुक्त प्रवर समिति क्या करती हैं, इनका गठन क्यों किया जाता है। दरोगा में कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आएंगे कि प्रवर समिति का गठन क्यों होता है या संयुक्त प्रवर समिति क्यों बनाई जाती है, तो दोनों समितियों का उद्देश्य एक ही है। ये समितियां इसलिए बनाई जाती हैं कि संसद के पास विधेयक पर बहस करने का समय नहीं है, संसद का समय बचाने के लिए प्रवर समिति और संयुक्त प्रवर समिति का गठन किया जाता है। क्लियर है बातें, क्लियर है बातें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जल्दी से नोट करिए। तो द्वितीय वाचन में इतना काम होता है, ठीक है, मिटा देते हैं। द्वितीय वाचन भी सीख लिया। तृतीय वाचन, क्योंकि तीन ही वाचन होते हैं तो तृतीय वाचन सीखिए। जल्दी से तृतीय वाचन पढ़ लो, फिर चित्र के माध्यम से एक बार हम फिर आपको समझा देंगे। तृतीय वाचन अर्थात विधेयक एक बार पढ़ चुका है, पहली बार पढ़ा तो क्या हुआ था, द्वितीय बार दूसरी बार पढ़ा है तो क्या हुआ है, अब तीसरी बार पढ़ा है तो क्या होगा। देखिए बहस हो चुकी है, या तो बहस द्वितीय वाचन में संसद के सदन करेंगे या संयुक्त या प्रवर समिति द्वारा करवाएंगे बहस। तृतीय वाचन में क्या होना है, तृतीय वाचन देखो ध्यान से, अब बहस हो चुकी है द्वितीय वाचन में, अब फिर से विधेयक का प्रभारी सदस्य, तृतीय वाचन में क्या होगा, विधेयक का प्रभारी सदस्य
विधेयक का प्रभारी सदस्य सदन के अध्यक्ष से अनुरोध करेगा, सदन के अध्यक्ष से अनुरोध करेगा कि वह विधेयक पर मतदान कराएं। कहेगा भैया विधेयक पर मतदान कराइए, अध्यक्ष विधेयक पर मतदान कराएगा और उसके बाद अध्यक्ष स्वयं उस विधेयक पर हस्ताक्षर कर देगा और हस्ताक्षर करने के बाद अध्यक्ष विधेयक को द्वितीय सदन की तरफ भेज देगा। जैसे ही हस्ताक्षर होंगे तो अब तीनों वाचन हो जाएंगे। अब अध्यक्ष, उस सदन का अध्यक्ष क्या करेगा, विधेयक को द्वितीय सदन में भेज देगा। द्वितीय सदन में भी वही प्रक्रियाएं होंगी। द्वितीय सदन में भी प्रथम वाचन होगा, द्वितीय वाचन होगा और तृतीय वाचन होगा। तृतीय वाचन और 3 वाचन द्वितीय सदन में होंगे तो यहां भी विधेयक पारित हो जाएगा। अब विधेयक कहां जाएगा, राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे और हस्ताक्षर होने के बाद विधेयक कानून बन जाएगा और कानून बन जाएगा और एक निश्चित तारीख पर तय की हुई डेट पर यह लागू हो जाएगा। निश्चित तारीख पर यह लागू हो जाएगा। अब सुनिए, बहुत डेप्थ में चीजें बता रहे हैं ना, ताकि आपका प्रश्न, आपके कॉन्सेप्ट इतने अच्छे हों, है ना, कि पॉलिटी आप कभी पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो किसी भी सदन में जब तृतीय वाचन होता है तो तीसरी बार जब विधेयक पढ़ा जाता है, चूंकि पढ़ा ही जाना है, 3 बार तो पढ़ा ही जाना अनिवार्य है, कंपलसरी है, नेसेसरी है। तो तीसरी बार क्या होगा सर जी, तीसरी बार जब विधेयक पढ़ा जाएगा तो क्या होगा, विधेयक का प्रभारी सदस्य अर्थात विधेयक लाने वाला व्यक्ति सदन के अध्यक्ष से अनुरोध करेगा। सदन के अध्यक्ष से अनुरोध करता है। देखो फिर से चित्र बना देते हैं, दिख रहा होगा, संसद है ना, लोकसभा है और ये राज्यसभा है और ये है विधेयक और व्यक्ति है राम। विधेयक का प्रभारी व्यक्ति मान लो राम है ना। तृतीय वाचन में क्या होगा कि विधेयक पर तृतीय वाचन, भाई बहस तो द्वितीय वाचन में हो चुकी है, अब वो कहे भैया क्यों रखे हो, मतदान कराओ। जो बहस की है मतदान कराओ कि विधेयक पर कितने लोग कह रहे हैं कि विधेयक सही है। बहस के बाद पता चलेगा ना, कुछ कहेंगे सही है, कुछ कहेंगे गलत है। तो तृतीय वाचन में भैया मतदान कराओ, कितने लोग हमारी इस बात से सहमत हैं कि इस विधेयक में हमने लिखा है मेडिकल कॉलेज, तो मतदान करिए, तो हाथ उठवाए जाएंगे, हाँ ये सही है, ये सही है। तो तृतीय वाचन में मतदान होगा विधेयक पर। मतदान के बाद जो कुछ होगा, मतदान में जो कुछ होगा, भाई यहां तो नहीं कह सकते कि विधेयक पर मतदान में क्या होगा। ये विधेयक पर हाँ बोली गई, कितने लोगों ने हाथ उठाए, हम तो नहीं बता सकते। हर विधेयक पर सहमति अलग अलग प्रकार की हो सकती है, तो निश्चित नहीं है ना। हाँ इतनी बात निश्चित है कि यहां हाथ उठवाए जाएंगे। अब आने वाले विधेयक पर कितने लोग हाँ बोलेंगे, कितने मना कर देंगे, इस बात की कल्पना अभी से नहीं की जा सकती। कैसे कोई बता पाएगा कि कितने लोग इस विधेयक पर हाँ बोल देंगे, कितने मना कर देंगे, नहीं कहा जा सकता। और प्रश्न ऐसा मूर्खतापूर्ण प्रश्न भी नहीं पूछा जाएगा। तो सदन के अध्यक्ष से, अर्थात मान लो लोकसभा में विधेयक आया तो इसके अध्यक्ष से कहेंगे भैया मतदान कराओ। सदन का अध्यक्ष मतदान कराएगा और खुद अपना हस्ताक्षर बाद में कर देगा, वोट करवाएगा और बाद में अपना हस्ताक्षर करेगा। हस्ताक्षर करने के बाद इस सदन में विधेयक पारित है। अब द्वितीय सदन को भेज देगा। द्वितीय सदन में भी वही 3 प्रक्रियाएं होंगी जो प्रथम सदन में हुई हैं, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। द्वितीय सदन में भी वही 3 काम होंगे सेम, और तीनों वाचन ऐसे ही होंगे जैसे प्रथम सदन में हुए हैं। दोनों सदनों में वाचन के बाद विधेयक राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति इस विधेयक पर हस्ताक्षर करेंगे और हस्ताक्षर के बाद विधेयक का नाम कानून होगा। अब विधेयक किसी निश्चित तारीख पर
तय की हुई तारीख पर ये जो कानून है ये लागू हो जाएगा। इसमें तारीख डलेगी ना कि ये कब से लागू है। भाई 5 मेडिकल कॉलेज बनाने हैं तो कब से बनाने हैं, ये तारीख पड़ेगी और उस तारीख से काम आरंभ हो जाएगा, कानून लागू हो जाएंगे। क्लियर है बातें? प्रश्न कैसे बनेगा कि जब विधेयक पर तृतीय वाचन होता है तो तृतीय वाचन में क्या होता है, या प्रश्न ऐसे पूछेगा कि विधेयक पर मतदान किस वाचन में कराया जाता है। सदन का अध्यक्ष विधेयक पर मतदान किस वाचन में कराता है, तृतीय वाचन में। या फिर प्रश्न पूछे कि विधेयक का प्रभारी सदस्य सदन के अध्यक्ष से मतदान कराने का अनुरोध किस वाचन में करता है, प्रथम वाचन में। मतदान कराने का अनुरोध तृतीय वाचन में। और विधेयक को पेश करने की अनुमति, विधेयक का प्रभारी सदस्य विधेयक को सदन में पेश करने की अनुमति प्रथम वाचन में, और मतदान कराने की अनुमति तृतीय वाचन में। अंतर है। अब क्या होगा, पूछा जाए कि मतदान हो गया है, सदन का अध्यक्ष उस विधेयक पर हस्ताक्षर किस वाचन में करता है, तो देखो सदन का अध्यक्ष किस वाचन में, तृतीय। फिर पूछा जाए यदि प्रथम सदन में तीनों वाचन पूरे हो गए तो अब क्या होगा, तो आपको बताना है अध्यक्ष अपना हस्ताक्षर करके उस विधेयक को द्वितीय सदन को अग्रसित कर देगा, द्वितीय सदन के पास भेज देगा। फिर पूछा जाए द्वितीय सदन में क्या होगा, तो आपको बताना है जो प्रथम सदन में हुआ था, अर्थात 3 वाचन द्वितीय सदन में भी होंगे। सेम वैसे ही जैसे प्रथम सदन में हुए थे, द्वितीय सदन में तीनों वाचन होने के बाद क्या होगा, विधेयक को कहां भेज दिया जाएगा, राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर करेगा, विधेयक कानून बन जाएगा और निश्चित तारीख पर कानून लागू हो जाएगा। ठीक है, तो अब बात समझ आई, नोट कर लेना, एक बार चित्र से समझ लो। मिटा देते हैं। तो अब आपने एक चीज समझी, देखो चित्र से अब समझा दें, कितनी गहराई में पढ़ा है आपने। ये है संसद, ये है लोकसभा। थोड़ी बात और बची है और समाप्त करते हैं, फिर कल आगे बात करेंगे। यह है राज्यसभा। हमने क्या बताया था कि विधेयक जो है, विधेयक आएगा, है ना। कानून भारत में कैसे बनता है कि कोई विधेयक आएगा या तो लोकसभा में आता है या राज्यसभा में। विधेयक सामान्यता कौन लेके आएगा, ये सरकारी लोग लेकर आएंगे। सामान्यता विधेयक सरकारी विधेयक आएंगे। यदि विधेयक लोकसभा में पहले आया तो सर जी पारित होना चाहिए विधेयक। विधेयक पारित होने के बाद द्वितीय सदन को भेजा जाएगा। तो लोकसभा में पारित विधेयक कब होगा, जब लोकसभा में 3 वाचन हो, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। ये 3 वाचन जब हो जाएं तो समझ लेना विधेयक पारित है। 3 वाचन होने के बाद विधेयक कहां भेजा जाएगा, राज्यसभा में। राज्यसभा में भी क्या होंगे, 3 वाचन होंगे, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। 3 वाचन राज्यसभा में होंगे। यहां राज्यसभा में वाचन हो गए, विधेयक पारित हो गया। पारित होने के बाद कहां भेजा जाएगा, राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति क्या करेंगे, हस्ताक्षर कर देंगे। अब ये विधेयक हस्ताक्षर हो गया, अब विधेयक विधेयक नहीं रहा, अब ये कानून का रूप धारण कर लिया है। ठीक है, दिख रहा है ना, ओके दिख रहा है, बात समझ आ रही है। तो हमने कितना डेप्थ में बताया कि पारित होगा तो 3 वाचन होंगे, प्रथम वाचन में क्या होगा, द्वितीय वाचन में क्या होगा, तृतीय वाचन में क्या होगा, सब बता दिया है ना। प्रथम वाचन में क्या होगा, विधेयक का प्रभारी सदस्य सदन के अध्यक्ष से अनुमति लेगा, कहेगा हम क्या विधेयक ले आए पेश करने की। वो कह देगा ले आओ, लेकिन शर्त यह है कि आपको खर्च बताना पड़ेगा, आपको उद्देश्य बताने पड़ेंगे, आपको कारण बताना पड़ेगा। ये प्रथम वाचन में होता है। द्वितीय वाचन में क्या होगा,
द्वितीय वाचन में विधेयक पर व्यापक रूप से बहस होगी, और यदि संसद के पास समय नहीं है बहस करने का तो 2 समितियां बनाई जा सकती हैं, एक समिति 2 नाम से। यदि एकल सदन से समिति बनाई तो प्रवर समिति होगी, यदि 2 सदनात्मक समिति हुई तो संयुक्त प्रवर समिति, है ना। तो द्वितीय वाचन में क्या होगा कि संसद के पास समय नहीं है तो प्रवर समिति या संयुक्त प्रवर समिति को विधेयक भेजा जाएगा, ये द्वितीय वाचन में होगा। तृतीय वाचन में क्या है, विधेयक का प्रभारी सदस्य सदन के अध्यक्ष से अनुरोध करेगा कि आप मतदान कराइए, और जैसे ही मतदान हो जाएगा सदन का अध्यक्ष हस्ताक्षर करके विधेयक को द्वितीय सदन को अग्रसित कर देगा। द्वितीय सदन में भी यही बातें होंगी। क्लियर हैं बातें? पूरे फिगर के माध्यम से उन तीनों वाचन को, पूरी एक थ्योरी को इससे समझाने की कोशिश की है, जरूर समझ आई होगी। अगर बात नहीं आई है समझ तो एक बार फिर देख लेना, आई जरूर होगी, कहीं थोड़ी बहुत अगर ऊपर नीचे हुई है, अप डाउन चीजें हुई हैं आपसे तो फिर से एक बार देख लेना, 100% चीजें समझ आ जाएंगी। ठीक है भैया, ऐसे बनता है भारत में कानून, समझ लिया ना। तो पार्लियामेंट में, संसद लोकसभा का जब सदन चल रहा हो तो देखना कितनी बहस होती है, उस समय वाचन चल रहे होते हैं, खासकर बहस द्वितीय वाचन में ही। जब बहस हो रही हो तो जान लेना द्वितीय वाचन चल रहा है ना। अब जाके टीवी देखना, टेलीविजन, तो इस चित्र को एक बार रफली बना लेना, वीडियो रोक रोक के तीनों वाचनों को चाहो तो नोट्स में लिख लेना, कभी यहां से प्रश्न पूछा जाए, कम बनते हैं प्रश्न पर पूछा जाए। ठीक है, अब कल हम अगले क्लास में इसी टॉपिक को और बढ़ाएंगे और पढ़ेंगे विषय वस्तु के आधार पर विधेयक कितने प्रकार के हैं। पेश किए जाने के आधार पर हमारे समाप्त हो गए, विषय वस्तु के आधार पर सीखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, कल मिलते हैं।